सुधा अपनी छोटी सी झोपड़ी की सफाई कर रही थी। तभी उसके पास उसकी माँ सुमित्रा आती है और वो सुधा से बोलती है। बेटा, वो पास की शारदा काकी है ना, उनका लड़का जिस फैक्ट्री में काम करता है वहीं तेरे लिए भी एक काम बताया है। मैंने बोल दिया कि तू भी कर लेगी। ठीक है माँ, अभी से जाना है क्या? हाँ, वो बाहर ही खड़ा है, तू चली जा। सुधा काम पर जाने लगती है और धीरे धीरे काम करते हुए उसे पूरा 1 महीना हो जाता है और उसे पगार मिलती है। वो उस 5,000 रुपए को लेकर घर के लिए थोड़ा सामान लेती है और कुछ पैसे अपनी माँ को देती है। फिर उसके पास गिनती के कुल 600 रुपए बचते हैं और वो खुद से बातें करते हुए कहती है, बस इतने से पैसे बचे हैं। पूरा महीना काम करने के बाद भी ये आया हाथ में। मैं क्यों ना इन 600 रुपए से माँ के लिए और अपने लिए कुछ ले लूं। बहुत समय हो गया है, कुछ भी नहीं लिया है, ना माँ के लिए ना अपने लिए। एक काम करती हूँ, माँ के पास जाकर ही पूछती हूँ। सुधा वहाँ से अपनी माँ के पास जाती है और उसके उन 600 रुपए से दोनों के लिए सामान लेने को बोलती है। सुधा की बात सुनकर सुमित्रा उसे जवाब देती है, कोई नहीं बेटा, हम गरीब लोगों के हाथ में कुछ बचना ही नहीं है। तुझे जो लगे ले आ, और हाँ, हो सके तो थोड़े पैसे बचा भी लाइयो। ठीक है माँ, लेकिन आप भी तो चलो, मैं अकेले थोड़ी जा सकती हूँ। ठीक है, चलती हूँ मैं भी। दोनों माँ बेटी 600 रुपए लेकर शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। कई सारी जगह जाते हैं, लेकिन उन 600 रुपए में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि महंगाई ही इतनी है। काफी देर बाद दोनों बाजार में एक ठेले के पास जाते हैं और ठेले वाले भैया से बोलते हैं, अरे भाई साहब, ये जो आपने सूट रखा हुआ है वो कितने का है? 800 रुपए का है मैडम, आप पर बहुत अच्छा लगेगा, ले लो। लेकिन आप तो कुछ ज्यादा ही महंगा बता रहे हो। इतने पैसे तो हम लेकर भी नहीं आए, हमारे पास तो केवल 600 रुपए ही हैं। आप इतने में दे दो ना। नहीं भैया, आपको देना है तो आप 400 में दे दो। मुझे माँ के लिए भी तो कुछ लेना है। अब क्या सब मैं अपने ऊपर ही उड़ा दूंगी? अरे मैडम, 400 या 600 में तो मैं नुकसान में ही चला जाऊंगा। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 750 में दे सकता हूँ। अगर आपको लेना है तो बता दो। भैया थोड़ा तो सोचो ना, इतना महंगा कैसे ले सकते हैं हम? इतने में तो घर का कितना सारा सामान आ जाएगा। मैडम टाइम मत खराब करो, लेना है तो बता दो वरना आगे बढ़ो। नहीं भैया, रहने दो, अब बता ही इतना महंगा रहे हो। कोई बात नहीं, चलो माँ। सुधा वो सूट महंगा होने की वजह से नहीं लेती और वहाँ से सुमित्रा के साथ चली जाती है। यहाँ एक गरीब इंसान अपनी इच्छाओं को मार मार कर अपनी जरूरतें पूरी कर रहा था, तो वहीं एक बहुत अमीर घर की लड़की प्रियंका अपनी सहेली आकृति के साथ बहुत बड़े मॉल में जाती है और बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद आकृति से प्रियंका कहती है, यार इतना सब ले लिया, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो तो कहीं मिला ही नहीं। इतना सब तो ले लिया, ये सब क्या तुझे पसंद नहीं है या ऐसे ही ले लिया तूने? अरे नहीं, वो तो मैं घूमने निकली थी, तो ऐसे ही घर थोड़ी ना जाती, इसलिए ले लिया। बस तेरी तो शॉपिंग ही नहीं खत्म होती। इतना सब तो ले लिया, अब बताना क्या रह रहा है? चल ना दूसरे मॉल में जाते हैं, यहाँ तो कुछ खास भी नहीं था। लोकल ब्रांड है, वहाँ तो गुच्ची है, ज़ारा है, क्या पता वहाँ से मिल जाए जो मुझे पसंद है। अच्छा, और वहाँ भी नहीं पसंद आए तो क्या करोगी? और वैसे भी अब तो पैसे खत्म हो गए होंगे तेरे, या अभी भी हैं? मेरे पैसे खत्म नहीं हो सकते। पापा का क्रेडिट कार्ड लेकर आई हूँ, पापा ने ही दिया था, बोला था कि कम पड़ जाए तो ले लियो। यार तेरा सही है। हाँ चल, अब वहाँ ही कुछ ले लेंगे, यहाँ तो इतना सब लेने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं मिला। पता है ना तुझे, यही मॉल में तूने 50,000 का बिल बना दिया है। कभी और ले लियो, ये तो तूने पूरे महीने के कपड़े ले लिए हैं। ये तो मेरे 4 दिन के कपड़े भी नहीं है, कल कहीं चले गई तो क्या पहनूंगी मैं? अच्छा, तो फिर ये सब क्या है? ये तो ऐसे ही घर में पहनने वाले कपड़े हैं। चल अब यही टाइम खराब करेगी क्या तुम? प्रियंका आकृति के साथ वहाँ से दूसरी मॉल में जाती है और वहाँ भी बहुत सारी शॉपिंग करती है। तो दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक तरफ गरीब लोग हैं जो थोड़े से पैसों को लेकर शॉपिंग के लिए जाते हैं और महंगाई के चलते वो सामान तक नहीं ले पाते और उन्हें ऐसे ही घर आना पड़ता है। और यही अमीर लोग हैं कि जो बस शॉपिंग पर जाते और जिन्हें बिल्कुल भी पैसों का अता पता तक नहीं होता। इसी तरह दोनों की अमीरी गरीबी की जिंदगी चल रही थी। कुछ दिनों बाद सुमित्रा सुधा को कहती है, बेटा, कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो अच्छे से तैयार रहियो। लेकिन माँ, मेरे पास तो ठीक ठाक कपड़े भी नहीं हैं, तो कल क्या पहनूंगी?
ये ले, मैंने थोड़े पैसे बचाए थे, ये ले, इससे कुछ ले आइयो अपने लिए। सुमित्रा सुधा को पैसे दे देती है और सुधा उसी ठेले वाले भैया के पास जाकर कहती है, भैया थोड़े दिन पहले मैं यहाँ आई थी, एक सूट था ना, तब पैसे नहीं थे, लेकिन अब है, आप वो सूट मुझे दे दो। अरे मैडम, आप भी क्या बात कर रहे हो? वो सूट तो किसी और ने ले लिया, मैं आपको वैसा ही दूसरा दिखा देता हूँ, इसका कपड़ा और भी अच्छा है। ठीक है। ये लो मैडम, ये है, अभी नया ही आया है, बस 1200 का ही है। अरे भैया आप तो लूट ही मचा रहे हो, इतने महंगे। इंसान अगर कपड़े पहनेगा ना तो खाना क्या खाएगा। इतना ही है तो शॉपिंग करने क्यों निकलती हो? मैडम जमाना ही महंगा है, मैं तो फिर भी आपको सही रेट के सूट दिखा रहा हूँ। सुधा महंगा होने की वजह से वो सूट नहीं लेती और अपने घर के पास से ही एक सस्ता सा 200 रुपए का सूट का कपड़ा लेकर खुद ही सिल लेती है और वही पहन लेती है। अगले दिन लड़के वाले आते हैं और उन्हें सुधा बहुत अच्छी लगती है, जिसके बाद वो रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। वहीं प्रियंका अपने घर में आराम से ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी कि तभी उसके पिता मनोज आकर उसे कहते हैं, बेटा तुमने अपने कपड़े डिसाइड कर लिए है ना? अपने भाई की शादी में क्या पहनोगी? पापा, ऑनलाइन तो कुछ ड्रेसेस शॉर्ट लिस्ट की गई है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं मिला। चलो ना कहीं और से शॉपिंग करते हैं। बताओ कहाँ जाना है? वैसे मेरी जान पहचान में है एक, तो वहाँ देख लो, छोटी सी दुकान है, लेकिन मेरे पुराने दोस्त हैं, तो चलोगी वहाँ? ठीक है, चलते हैं वहीं। प्रियंका और मनोज शादी की शॉपिंग के लिए दुकान पर जाते हैं और उसी दुकान पर सुधा अपनी माँ के साथ शादी की शॉपिंग के लिए आई थी और वहाँ रामलाल नाम के दुकानदार से सुमित्रा कहती है, भाई साहब मेरी बेटी की शादी है, आप थोड़ा ठीक ठाक सा लहंगा दिखाओ और हाँ पैसे भी ठीक ही लगाना। ठीक है, आप यही रुकिए, मैं अभी दिखाता हूँ। रामलाल उन्हें लहंगा दिखाता है, लेकिन लहंगे महंगे होने की वजह से सुमित्रा और सुधा सब लहंगों को मना कर देती है। यही सब वो दूर खड़ी प्रियंका और मनोज देख रहे थे और जब वो सभी लहंगों को मना कर देती है तो प्रियंका उनके पास जाकर कहती है, अरे इतने अच्छे तो हैं ये लहंगे, ये तो मुझे भी पसंद आ गए, तो आप लोग सारे लहंगों को रिजेक्ट क्यों कर रही हो? इतने अच्छे तो ऑनलाइन भी नहीं मिल रहे। बेटा अच्छे तो हैं, लेकिन जिस चीज के लिए हमारी जेब भी इजाजत ना दे तो हम कैसे ले सकते हैं? इतना महंगा लहंगा, इतने में तो पूरे बारातियों के लिए शॉपिंग हो जाएगी। ये आपको महंगा लग रहा है? इतना तो सस्ता है। आज तक मैंने इस रेंज में अपना नाइट सूट भी नहीं लिया और ये आपको महंगा लग रहा है। आपके लिए पैसों की अहमियत नहीं होगी, लेकिन हमें थोड़ी सी भी शॉपिंग करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। अपनी ही शादी में मैं इतना खर्च कर दूंगी तो हम तो सड़क पर ही आ जाएंगे। पैसे को बचा कर चलेंगे, तभी तो हमारे बुरे वक्त में किसी और के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। हाँ बेटा, आज तक तुम्हें जो चाहिए था वो आराम से मिल गया है, लेकिन गरीबों को 1 रुपया भी सोच सोच के खर्च करना पड़ता है। आज मैंने अपने सामने इन लोगों को ऐसे देखा तो मुझे समझ आ रहा है कि मैंने कितना फिजूल खर्च किया है। अगर मैं भी पैसों को संभालती तो वो किसी गरीब के काम आ जाते। कोई बात नहीं बेटा, अब तो समझ आ गया ना। अच्छा अब हम चलते हैं। नहीं माँ जी, आपकी वजह से मुझे समझ आया है। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आप कोई सा भी लहंगा ले लो हमारी तरफ से, और मेरे पास तो बहुत लहंगे हैं जिन्हें आज तक एक बार ही पहना है, वही पहन लूंगी। ठीक है। तो आपने देखा अमीर और गरीब की शॉपिंग में कितना फर्क होता है और इसी तरह ये जिंदगी चलती है। कोई शॉपिंग के नाम पर फिजूल खर्चा करता है तो कोई बहुत संभाल कर खर्चा करता है। आप बताइए, आप कैसे शॉपिंग करते हो? कमेंट करके हमें अपनी शॉपिंग बताना न भूले। दोपहर के 3 बजे थे। सर पर धूप थी और टूटी चप्पल से चलकर रोशनी थक चुकी थी। वो रोते हुए खुद को बोलती है, माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्यों मुझे अकेला छोड़कर चली गई? मुझे भी अपने साथ ले जाती ना। अब मैं कहाँ जाऊंगी? चल चल कर थक गई हूँ माँ, बहुत प्यास लगी है। बाबा तो पहले ही चले गए थे और अब तुम भी। रोशनी चल ही रही होती है कि एक कार वाला आकर उसे टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट आ जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। कार वाला उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करवा देता है। उसे थोड़ा होश आता है कि वो सपने में अपनी माँ के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। माँ देखो ना,
मेरा सूट कितना अच्छा लग रहा है और आप ये मेरे लिए खरीद कर लाई हो ना? हाँ बेटा, मैं ये तेरे लिए ही लेकर आई हूँ। रोशनी अपना सूट देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी उसे अपनी चुन्नी में एक छेद दिखाई देता है और ये देखकर वो अपनी माँ को बोलती है, माँ, ये आप कैसा सूट लेकर आई हो? देखो तो, इसके अंदर छेद हैं। आप ऐसा करो, सूट वाले से सूट बदलवा लो। फ्री के पैसे थोड़ी आते हैं, इतनी मेहनत करके कमाते हैं। लाडो, अब मैं ये वापस नहीं करा सकती क्योंकि मैंने ये खरीदा ही नहीं है। ये तो मालकिन की बेटी का पहना हुआ पुराना सूट है जो मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। रोशनी बेटा, ये वापस नहीं होगा। अब दुकानदार बहुत खड़ूस है ना, तो ऐसे ही पहन ले। अगली बार अच्छा सा सूट लाऊंगी। माँ, आप हमेशा ऐसे ही करते हो, हमेशा ऐसे ही फटे पुराने और छेद वाले कपड़े लेकर आती हो। क्यों माँ? अरे बेटा, मुझे ऐसे कपड़े थोड़े सस्ते में मिल जाते हैं। अब तुझे तो पता है तेरी माँ कितनी गरीब है। हम दोनों का पेट पालने के लिए मुझे घर घर जाकर झूठे बर्तन साफ करने पड़ते हैं, काम करने पड़ते हैं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, लेकिन आज का खाना आप मुझे अपने हाथों से खिलाओगी। इतना बोलकर सुषमा चटाई जमीन पर बिछाती है और रोशनी चूल्हे से खाना उतार कर लाती है, जिसके बाद सुषमा खाना परोसकर अपनी बेटी को अपने हाथों से खिलाती है। वाह माँ, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। और आपके हाथ से खाकर तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी पता नहीं कितने जन्मों की प्यास बुझ गई हो, भूख बुझ गई हो। और आप जब मुझे खिलाती हो ना, तो मेरा पेट एकदम अच्छे से भर जाता है। माँ जब खाना खिलाती है तो हर बच्चे को ऐसा ही लगता है। तूने खाना खा लिया तो अब जाऊँ मैं, मालकिन के घर पर मेहमान आने वाले हैं। ठीक है माँ, आराम से जाना। इतना कहकर सुषमा अपनी मालकिन के घर चली जाती है, जहाँ जाकर उसकी मालकिन विमला उसे बोलती है, बड़ी जल्दी आई हो तुम। देखो, मेहमानों के आने में अभी 2 घंटे ही बाकी हैं, तो तुम अच्छे से झाड़ू पोछा कर दो। और हाँ, खाने में कम तेल वाला खाना बनाना और सारा काम खत्म हो जाना चाहिए मेहमानों के आने से पहले। और हाँ, साथ में ये सोफे के कवर भी चेंज कर देना, ठीक है? विमला के कहने पर सुषमा सारे घर के काम एक एक करके कर देती है, सारी सफाई, बर्तन, सब कुछ। तभी विमला के मेहमान आ जाते हैं और वो उन्हें ड्रिंक दे देती है। उनको सर्व करते हुए सुषमा को थोड़े से चक्कर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रिंक मेहमानों के कपड़ों पर गिर जाती है और उसके मेहमान उस पर चिल्लाते हैं। ये सब देखकर उसकी बेटी रोशनी बोलती है, अरे आंटी, ये आप कैसे बोल रही हैं मेरी माँ से? आपको दिखता नहीं क्या कि उन्हें चक्कर आ गए हैं? और मेरी माँ आपको बोल रही है ना कि उनसे ये सब कुछ गलती से हुआ है और माफी भी मांग रही है, तो आप इतना फालतू क्यों बोल रही हैं? अरे ये देखो, माँ के साथ बेटी की जुबान में कैसे कैची की तरह चल रही है। यहाँ तुम्हारे नौकर ऐसे काम करते हैं क्या विमला? सुषमा, ये क्या है? तुम्हारी बेटी कितनी बेरुखी से बात कर रही है। बेरुखी से तो आप बोल रही हैं आंटी जी, मेरी माँ की तो तबीयत खराब है। और आप? बेटा चुप हो जा, रोशनी ऐसे नहीं बोलते। अरे नौकरानी की बेटी है तो एक दिन नौकरानी ही तो बनेगी ना। जैसी माँ है वैसी ही तो बेटी होगी ना। माँ, आप चलो यहाँ से मेरे साथ, मैं आपके बारे में एक शब्द और नहीं सुनूंगी। अरे बेटा, कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी। अब मैं ठीक हूँ, तू जा। सुषमा बात नहीं मानती, लेकिन रोशनी अपनी माँ को जबरदस्ती वहाँ से ले आती है। तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा तूने ये क्या किया? अब हम घर का खर्चा कहाँ से चलाएंगे? वहाँ तो जा नहीं पाऊंगी अब मैं। माँ, कोई बात नहीं, मैं काम कर लूंगी, आप उसकी फिक्र मत करो। अच्छा माँ, आप आइसक्रीम खाओगी? मैं अभी लेकर आती हूँ 2 मिनट में। आप यहीं खड़ी रहना, आपको मीठा खाने से एनर्जी भी मिल जाएगी और चक्कर भी नहीं आएंगे। अरे रोशनी बेटा, मेरी इतनी चिंता मत किया कर, मैं ठीक हूँ। आइसक्रीम ले ही रही होती है कि एक कार आती है जिसका ब्रेक फेल हो जाता है और कार में बैठा हुआ आदमी अपनी कार को संभाल नहीं पाता और वो कार आकर सुषमा को उड़ा देती है। साथ ही कार चलाने वाले का भी एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे की आवाज रोशनी के कानों पर पड़ती है और वो सीधा अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ का सर अपनी गोद में रखकर बोलती है, माँ, माँ आपको कुछ नहीं होगा। माँ, माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। कोई प्लीज प्लीज कोई हमारी हेल्प करो, कोई तो हॉस्पिटल ले चलो, प्लीज प्लीज। माँ। रोशनी, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे जाने का वक्त हो गया। तू अपना ख्याल अच्छे से रखियो और तू मेरी तरह दूसरों के घर जाकर काम नहीं करेगी।
तुझे पढ़ लिख कर बहुत अच्छा इंसान बनना है। माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ को याद करते हुए रोशनी होश में आती है और खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाती है और देखती है कि उसके सर पर चोट लगी है, जिसे देखकर वो बोलती है, माँ आप चिंता मत करो, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। खूब मेहनत करूंगी, खूब पढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी और एक अच्छा मुकाम अपनी जिंदगी में जरूर हासिल करूंगी। ऐसा कहकर रोशनी उठती है और बाहर जाती है कि रेशमा उसे बोलती है, बेटा मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें लग गई, पर तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो। और तुम्हारा घर कहाँ है? आंटी मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो बल्कि काम की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम हमारे साथ रहोगी। रेशमा उसे अपने घर लेकर आती है। कुछ दिनों में ही उसे एक कॉलेज कैंटीन में सफाई करने का काम मिल जाता है, जहां वो पूरी मेहनत से काम करती है। ऐसे ही एक दिन उसका हेड उसे लेक्चरर को कॉफी सर्व करने के लिए भेजता है और वो लेक्चरर रूम में टीचर्स को कॉफी देने के लिए चली जाती है। जिसके बाद एक प्रोफेसर को पढ़ाता हुआ देखकर वो वहीं खड़े होकर लेक्चर को सुनने लगती है। तभी उस क्लास का प्रोफेसर ये देखकर उसे कहता है, तुम यहाँ क्या झाँक कर देख रही हो? सर वो मेरा भी पढ़ने का मन था, बस इसीलिए आपका लेक्चर सुन रही थी। तुम पढ़ोगी? अरे तुम गरीब लोगों के लिए ऐसे कॉलेजेस नहीं होते। अपनी औकात में रहकर बात किया करो। सपने उतने ही देखो जितने पूरे हो सके। नाउ गेट आउट। निराश होकर रोशनी आगे बढ़ती है। प्रोफेसर और उसकी बात सुनकर डॉक्टर माधवी उसे बोलती है, रोशनी तुम पढ़ना चाहती हो? यस मैडम, मुझे अपनी माँ का सपना पूरा करना है। माधवी रोशनी की बात सुनती है और उसे इसी कॉलेज में एडमिशन भी दिलाती है और उसे कुछ स्कॉलरशिप के बारे में बताती है। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद धीरे धीरे रोशनी पढ़ना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट भी कर लेती है। साथ ही उसी कॉलेज में टॉप करती है। वक्त धीरे धीरे बीतता है। रोशनी मास्टर और पीएचडी कंप्लीट करती है और कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और वो उसी कॉलेज में डॉक्टर रोशनी के नाम से स्टूडेंट्स को लेक्चर देती है। तभी उसे वही प्रोफेसर मिलता है और उसे देखकर बोलता है, तुम यही काम करती हो अभी तक? और तुम्हारे कपड़े इतने अच्छे कैसे हो गए? पहले तो पुराने से थे। एक्सक्यूज मी सर, बिहेव योरसेल्फ। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। क्यों, तुम यहाँ की क्वीन हो? नहीं सर, महारानी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इस कॉलेज की लेक्चरर जरूर हूँ, डॉक्टर रोशनी। रोशनी की ये बात सुनकर उस प्रोफेसर के कदमों से जमीन ही खिसक जाती है और वो फिर रोशनी से माफी मांगता है। आखिरकार रोशनी की माँ की इच्छा पूरी हो जाती है और अब वो उसी कॉलेज में अच्छे से पढ़ाने लगती है। इसी के साथ रेशमा उसके लिए अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देती है, जिसके बाद रोशनी अपने पति के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है।